ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने, आप ही के साथ, आप ही का। दोस्तों, वी हैव कवर्ड 4 lectures in business organization and structure. Chapter number 2, we are doing F1 for ACCA knowledge level accountant in business. दोस्तों, हमने 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए हैं। आज छोटा सा एक लेक्चर 5th स्टार्ट कर रहे हैं। And in last all lectures, I have tried my level best to give you real life examples. मेरी पूरी कोशिश रही कि मैं आपको रोजमर्रा के एग्जाम्पल्स आपकी डेली लाइफ से अटैच बट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यू शुड एटलीस्ट गो फॉर सम साइट्स, जैसे सेंसेक्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की एक साइट आप देखें, BSE देखें, निफ्टी, मनी कंट्रोल, विकीपीडिया। दीज आर सम ऑफ द जनरल साइट्स जो आपको देखनी चाहिए। सो विद दिस यू कैन एनहेंस, आपकी नॉलेज और ज्यादा एनहेंस होगी। आपको 30 सेंसेक्स, 50 निफ्टी की सभी कंपनीज एटलीस्ट वो क्या काम करती हैं, उनका नेचर क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट सेक्टर्स, अगर ये आइडिया होगा तो बेटे ज़्यादा आप रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को कर पाओगे। तो जल्दी से आप सभी रजिस्टर्स ओपन करें जो मेरे सामने बैठे हैं इस समय, सभी, और जो इस समय मेरे को अपने घर से देख रहे हैं, प्लीज आप अपने रजिस्टर्स को ओपन करें। लेट्स हैव अ बिगिनिंग दैट व्हाट आई मीन बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. We have covered what is the meaning of business organization structure. What are the different forms, what are the different ways in which formal organization can have different structures. Then we have covered different organizational concepts कि क्या concepts हैं, what is the difference between, why there is a difference between control and management, why there is a separation, what I mean by scalar chain, what I mean by span of control, what I mean by tall and fat organization. तो बेटे आज हमने 2 और छोटे छोटे से कंसेप्ट डिस्कस करने हैं, एंड देन वी विल बी कवरिंग विद लर्निंग आउटकम, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। एंड मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इन द लास्ट लेक्चर वी हैव कवर्ड सम थ्री लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। 2 रह गए थे, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 5, वी आर डूइंग लेक्चर नंबर 5, हम लेक्चर नंबर 5 में हैं, और आज हम पीपीटीज को भी डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर 3, 4 को भी रिवाइज करेंगे विद हेल्प ऑफ पीपीटीज। तो फर्स्ट इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप। दिस इज लर्निंग आउटकम, दिस इज लर्निंग ऑब्जेक्टिव बी। नंबरिंग बी मैंने खुद दे दिया है। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप, सेपरेशन ऑफ डायरेक्शन, स्केलर चेन, स्पैन ऑफ कंट्रोल। बेटे ये आपको मुझे लगता है काफी अच्छी तरह से समझ आ गया है। व्हाट आई मीन बाय सेपरेशन ऑफ ओनरशिप, व्हाट आई मीन बाय सेपरेशन ऑफ डायरेक्शन, व्हाट आई मीन बाय स्केलर चेन, व्हाट आई मीन बाय स्पैन ऑफ कंट्रोल, एंड टॉल एंड फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटे लास्ट 2 जो है आज मुझे बताने हैं, दैट इज व्हाट आई मीन बाय आउटसोर्सिंग और ऑफशोरिंग, and what I mean by shared service approach. तो let me start with outsourcing and offshoring. Before that, मैंने आपको जस्ट लास्ट लेक्चर में बताया था, आप सब रजिस्टर ओपन कर लें जो मेरे सामने बैठे हैं। बेटे ये आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। एक बच्चे को नींद आ रही है, बेटे एक बच्चा झुक के बैठा है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, यू हैव टू सिट स्ट्रेट, स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आप ठीक करें, रजिस्टर ओपन करें, अपना हाईलाइटर्स बाहर निकालें प्लीज, सभी जल्दी कीजिएगा। और आप सब भी अपने कैमरास जो मेरे को देख रहे हैं, हाइलाइटर्स को बाहर निकाल लीजिए प्लीज। हाइलाइटर्स हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। मैं आपको फिर रिपीट करता हूं, आप मेरे लेक्चर्स को देखिए तो मैंने हाईलाइट किया है। मैं रियल लाइफ में भी हाइलाइटर्स यूज कर रहा हूं। आई एम यूजिंग हाइलाइटर्स। सो इन द लास्ट लेक्चर नंबर 4 वी हैव कवर्ड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओनरशिप, व्हाई ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, व्हाई ओनरशिप एंड डायरेक्शन आर different, because ownership is being held by other persons and they have appointed some managers to manage it. So I have given the example of Reliance Jio का example दिया था मैंने, Amazon का example दिया, Snapdeal, Flipkart. I have given you idea regarding Narayan Murthy, Infosys. बेटे ये सभी कंपनीज सेंसेक्स में दी हुई हैं, सेंसेक्स 30। तो आप और कुछ करें या ना करें, एटलीस्ट ये 30 कंपनीज का नेचर क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज दे आर इन, दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ। After that, we have covered what is the meaning of scalar chain. What I mean by scalar chain, longer the scalar chain, wider, wider the span of control, and
more is the tall organization. So I have given you the idea regarding this. आज के लेक्चर में मेरे बेटे मैं आपके साथ आज फर्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट करने वाला हूं, और उस कंसेप्ट का नाम है आउटसोर्सिंग, ऑफशोरिंग. दैट व्हाट आई मीन बाय ऑफशोरिंग और आउटसोर्सिंग. So let I have an idea that what I mean by outsourcing from Wikipedia. Wikipedia क्या कहता है, एक बार जरा थोड़ा सा देख लेते हैं, तब तक आप रजिस्टर्स ओपन करें. Outsourcing is an agreement in which one company hires another company to be responsible for a planned or existing activity. It means one company hire another company. एक कंपनी दूसरी कंपनी को हायर करती है. जैसे अगर आप देख रहे हो ध्यान से, महाराष्ट्र में, गुजरात में, दिल्ली में, गुड़गांव में, नोएडा में, so many USA UK companies they have hired, they have given their work to these companies. बेटे हमारे दिल्ली के आसपास नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, गुरुग्राम भरा पड़ा बेटे. अगर आप ध्यान से देखें, BPOs, business processing outsourcing, account processing outsourcing, and even those big fours, KPMG, Deloitte, Pricewaterhouse, E&Y, all these are getting the work from outside India and they are getting it processed in India. बेटे वर्क होता है यूएसए का एंड वर्क होता है यूके का, बट वो आजकल हमारी इंडिया में ला रहे हैं, इंडिया से प्रोसेस करते हैं और फिर उसको आउटसाइड इंडिया जहां का है सोर्स वहां भेज देते हैं. इट मीन्स वन इज द सोर्स कंट्री जहां से वर्क आ रहा है, एंड सेकेंड इज द एप्लीकेशन कंट्री जहां पर यूज हो रहा है, अप्लाई कर रहे हैं, उसको प्रोसेस कर रहे हैं, देन वी आर सेंडिंग टू सोर्स. यू आर गेटिंग माय पॉइंट. सो आउटसोर्सिंग इज एन एग्रीमेंट इन विच one company hires another company to be responsible for a planned or existing activity that is or could be done internally and sometimes involves transferring employees and assets from one firm to another firm. ठीक है. तो आपने एक बार दोबारा से अगर देखना है तो you can see outsourcing. The outsourcing is an agreement in which one company hires another company to be responsible for a planned or existing activity that is or could be done internally. Okay, the term outsourcing, so this work is named as outsourcing or offshoring. Now what is the actual meaning of this, वो हम देखेंगे. Offshoring is moving the work to a distant country. Offshoring is moving the work to the distant country if the distant workplace in a foreign subsidiary owned by the company, then the offshore operation is this insourcing and all that. ठीक है सर, अभी देख लेते हैं. Then we will be discussing with shared services, but before this again I want to move to my offshoring outsourcing हैंड रिटन स्लाइड्स जो आपको लिखने हैं. लेकिन उससे पहले आप सभी जरा ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे. बेटे आज की डेट में आप सबको पता है दैट देयर इज अ बिग गैप बिटवीन, आप सब जानते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज. बेटे दो कंट्रीज हैं, एक है डेवलप्ड कंट्रीज और दूसरी है डेवलपिंग कंट्रीज. There is a big gap between developed and developing countries. जैसे यूएसए यूके में कह सकता हूं these are developed countries. बेटे हमारे देश इंडिया को यूके ने, फिरंगियों ने कितने वर्षों, कितने 100 सालों तक गुलाम रखा. And now there is a big gap between developed and developing. Now because of they have huge wealth, they have huge innovations, they are named as developed. There is a great GDP, more per capita income, more economic growth and all that. So there is a gap between developed and developing. It means if a person is doing work in USA, let it be ACCA, let it be a qualified ACCA, and he is doing the work in USA. I am just taking the example. He is charging USD, let 100 USD per hour. मैं अज्यूम कर रहा हूं कि अगर एक ACCA यूएसए में वर्क कर रहा है तो यूएसए से $100 पर आवर चार्ज कर रहा है.
because that country is developed country. They have norms, huge level of employment, huge economic growth and all that. But it means a firm who is employing this person as an accountant, अगर वो अपने accountant इस accountant को appoint कर रही है तो उसको उस केस में $100 per hour पे करने पड़ेंगे. But if the same work is being performed in any other country, let it be India, because if I say India तो थोड़ा सा ज़्यादा समझ आएगा. अगर same accounts work is being performed in India by Indian accountant, तो बेटे इंडिया की डेवलपिंग अभी देख लीजिए आप, there is a difference develop because our nation is a developing nation. So they will not charge this much amount. Let it be, they will charge 100 rupees, or I'm just assuming, I'm just assuming 100 rupees per hour. Now there is a big difference in dollar and rupee. $1 is equal to rupees 60. I'm just assuming it कि $1 60 rupees का है. It means यहाँ पर 6,000 rupees per hour is paid, और यहाँ पर मैं assume करता हूँ 500 or let it be 1,000 per hour is being paid. You are getting a point? In India, 1,000 per hour is being paid, and in USA for the same work, 6,000 rupees per hour is being paid. If $100 is the rate for 1 hour and 1,000 rupees is the rate for 1 hour in India. Now, if I converted $1 is equal to 60 rupees, $1 is equal to 60, it means $100 is equal to 6,000 rupees. It means 6,000 rupees हम pay कर रहे हैं USA में for the same work. It means if I offshore the work from America to India, to Greater Noida, to Gurugram, to Gurgaon, तो बेटे work एक तो cheaper होगा, because the same work can be easily done at 1,000 rupees. So we can save 5,000 rupees easily. 5,000 रुपए एक घंटे के हमारे आराम से बच सकते हैं, सेव हो सकते हैं. पहली बात. Second point. Because these people, they are very much Indian, assumingly these Indians they have a great opportunity, so they will give a quality work. बेटे quality work देंगे, बिल्कुल देंगे, and they will give the work timely, and they will do more detailed as compared to American who is working in America. So if I as a USA company, outsource my work to an Indian company, then this process is named as offshoring or outsourcing. अब offshoring और outsourcing क्यों होता है बेटे? आप सब जो मेरे सामने बैठे हैं आप बताएं. बिकॉज एक कंपनी की डेवलपमेंट में और दूसरी कंपनी की डेवलपमेंट में बड़ा ह्यूज डिफरेंस है. वही वर्क अमेरिका में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में महंगा लोग काम करेंगे, बट बिकॉज इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, बर्मा में there is a huge unemployment, and that level of growth is not there as it is in USA or UK. So that work, if we transfer here through the help of information technology, through the help of softwares, through the help of technological level, and that work is being performed here. अब एक बच्चा कह रहा है, हाँ जी आप क्या कह रहे हैं? Standards, yeah. अब एक स्टूडेंट कह रहा है कि whether the same laws are applicable, the same standards are applicable. My dear sir, in accounts, we are following international financial reporting standards. It means the same laws are there throughout the globe. It means an Indian CA or an ACCA can easily work in India and can get that work done, and with the help of IFRS, IAS, International Accounting Standards. So this process is named as आउटसोर्सिंग. तो एक बार थोड़ा सा लिखते हैं इसको, आउटसोर्सिंग में क्या मीनिंग है. आइए आप सभी रजिस्टर ओपन कर लें. हम लेक्चर 5 में हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को कर रहे हैं, एंड टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद वी विल बी कंप्लीटिंग विद लर्निंग ऑब्जेक्टिव बी. And learning objective B means some other organizational concepts. It refers to the process of outsourcing. It refers
to the process of outsourcing some of the functions. Some of the functions, it refers to the process of outsourcing some of the functions from one country to another country. For example, for understanding purpose, आप assume कर लीजिए work from USA to India. It means the source country is USA and that country is giving the work to India. Okay. Now, what are the benefits to USA company and what are the negatives to that USA company? Similarly, what are the positives to Indian company and what are the negatives to Indian company? अगर हम ये समझ लें तो बेटे आपको आउटसोर्सिंग के कंसेप्ट में ज्यादा क्लैरिटी आएगी. तो पहली बात, आप नीचे एक टेबल बना लें, पॉजिटिव फॉर यूएसए कंपनी, नेगेटिव फॉर यूएसए कंपनी. If USA company is the main company, is the parent company, is the business company, and that company is outsourcing its work to Indian company, तो क्या होगा बेटे? पहली बात, there will be saving in cost. मैंने अभी भी बताया, the same work is being done in USA at the cost of 6,000 rupees per hour. But the same type of work and better quality work, I will say, is being processed in India at 1,000 rupees per hour. So I think there will be saving in cost. So the first benefit will be there will be saving in cost. Second will be cheap, high quality technology. We can, Indians are very good in information technology. So we can use cheap, high quality technology because softwares are cheaper in India if they are made in India as compared to USA. So the first advantage is there will be saving in cost. The second advantage is cheap, high quality technology. And the third is access to skilled, motivated staff. If it means if I am an ACC and I know international laws, I know international taxation, I know international performance, I know strategic business leader, मेरे को सभी इंटरनेशनल लॉज के बारे में अगर ज्ञान है एज ए ACCA, तो मैं स्किल्ड हूं और मैं पंजाब में, चंडीगढ़ में, लुधियाना में, पटियाला में, दिल्ली में, झुमरी तलैया में बैठा हूं, बट आई हैव द नॉलेज, सो आई कैन डू दैट वर्क, and the USA company will have access to these Indian knowledgeable persons. So saving in cost, cheap, high quality technology, access to skilled and motivated staff. But what can be the negatives to USA company? बेटे एक तो unemployment generate हो सकती है USA में. So first is cultural differences. The USA people, they talk in a different manner, they have a different accent. बेटे उनका बोलने का तरीका कुछ अलग है. They are very straightforward. They are very selfish people. They are very, self-centered. They are more interested in their work. So they can have different cultural difference. So this can be a negative for USA company or USA country, the company who is outsourcing the work. टाइम डिफरेंसेस, बेटे आपको पता है यूएसए में जब रात होती है तो हमारे यहाँ सुबह होती है, जब हमारे यहाँ रात होती है तो वहाँ सुबह होती है. सो देयर इज अ टाइम डिफरेंस. इट मीन्स इफ यू आर वर्किंग इन यूएसए बेस्ड आउटसोर्सिंग कंपनी, तो आपको रात को काम करना पड़ेगा. बेटे जनरली कुछ टीचर्स रात को पढ़ाते हैं वहाँ के बच्चों को, बिकॉज ऑनलाइन जो कोचिंग देते हैं, लाइव वर्चुअल्स देते हैं, बिकॉज दैट वहाँ पर मॉर्निंग है, यहाँ पर इवनिंग है. आप समझ रहे हैं. जॉब लॉस, यूएसए में देयर विल बी अ हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. बेटे आपने अगर ट्रंप की पॉलिसीज को देखा हो तो ये बात समझ आती है कि बिकॉज दैट वर्क इज being delegated or being outsourced to India, so those companies are being charged tax at a heavy rate because they are saving their cost, but they are actually creating a problem for USA government. बेटे वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाएगी. आप ये बताइए बेटे अगर यूएसए का सारा काम इंडिया में आ जाए तो जो यूएसए में लोग बैठे हैं वो तो बेटे खाली घूमेंगे और यूएसए गवर्नमेंट के ऊपर प्रॉब्लम आ जाएगी. सो दिस इज अ लॉस. जॉब लॉस इज देयर. डाटा सिक्योरिटी एक बड़ा इशू है. बेटे फेसबुक का आपने एग्जाम्पल देखा होगा. एट द टाइम ऑफ इलेक्शन ऑफ ट्रंप, फेसबुक से वो डाटा सारा सबका पर्सनल डाटा चोरी हो गया, लीक हो गया.
अब आप ये बताएं, इफ यूएसए कंपनीज आउटसोर्सिंग वर्क टू इंडिया, तो डाटा भेजना पड़ेगा बिकॉज दैट विल बी प्रोसेस. तो डाटा की सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है. डाटा लॉस विल बी देयर. एंड फॉरेक्स फ्लक्चुएशन, जैसे मैंने अभी बताया, देयर विल बी ह्यूज फॉरेक्स फ्लक्चुएशन बिकॉज दे हैव टू पे इन रुपीज. USA company has to pay in rupees and they will convert dollars into rupees. बेटे डॉलर्स को रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा और डॉलर्स और रुपी का रेट फ्लक्चुएट होता रहता है एज पर डिमांड एंड सप्लाई. तो एक ये भी बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है. नेक्स्ट इज व्हाट आर द पॉजिटिव्स टू एन इंडियन कंपनी. आप ये बताइए, नेगेटिव्स ऑफ यूएसए कंपनी will be most probably positives of Indian company and positives of USA company will be negatives of Indian company. वो देख लेते हैं. Positives for Indian, improvement in skills. बेटे मेरे को वर्क आ रहा है अमेरिका का, अकाउंट का वर्क आ रहा है, तो मेरी स्किल्स इंप्रूव होंगी. एज एन इंडियन ACC, एज एन इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम डूइंग द वर्क फ्रॉम देयर फॉर देम इन इंडिया, सो माई स्किल्स विल इम्प्रूव. इंप्रूवमेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिकॉज सब कुछ सॉफ्टवेयर में होगा, टेक्नोलॉजी में होगा. तो मेरे को हार्डवेयर बेस्ट लेना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर ओरिजिनल लेने पड़ेंगे. सो देयर विल बी इंप्रूवमेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. दीज कैन बी द पॉजिटिव्स. आपको लिखने हैं. बेटे एक बच्चा तो पता नहीं ऐसे ढीला बैठा है. आप, हाँ मैं आपकी बात कर रहा हूं, प्लीज स्ट्रेट बैठिए और लिखिए, मैं भी चेक करने आ रहा हूं. नेगेटिव्स देखें. पुअर वर्किंग कंडीशंस. बेटे आपको रात को काम करना पड़ेगा. और जनरली जब आप रात को काम करते हैं तो आप देखिए जो बच्चे बीपीओज में जा रहे हैं, मैक्सिमम बच्चों की आईज वीक हो गई हैं बिकॉज दिन में वो सोते और रात को काम करते हैं. सो दिस कैन बी नेगेटिव. लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में नॉट अकर. तो दीज आर द नेगेटिव्स. और इसके लिए मैंने केस स्टडी में आपको लिखा बेटे, बीपीओ, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अकाउंट प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, बिग फोर्स, सब यही काम कर रहे हैं बेटे. काफी हद तक ये काम कर रहे हैं. वो इंडियन ग्रेजुएट्स को उठा लेते हैं, दोज हु हैव एक्सेल पावर, दोज हु हैव कमांड ऑन एक्सेल फॉर्मूलाज, और उनसे ये वर्क कराते हैं. बेटे वहां से उनको पेमेंट मिलती है पाउंड्स में, और यहां पेमेंट किस में करते हैं? रुपीस में. यू आर गेटिंग अ पॉइंट. सो दिस आर द प्लस एंड माइनस ऑफ आउटसोर्सिंग वर्क. नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमें स्टार्ट करना है, आज लास्ट कंसेप्ट कर रहे हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव बी का. बेटे इसका नाम है शेयर्ड सर्विस अप्रोच. आप सभी प्लीज नोट करें पहले तो, और आपने बताना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर्ड सर्विस अप्रोच. व्हाट आई मीन बाय शेयर्ड सर्विस अप्रोच. हाँ जी आप बताएं प्लीज, आप बताएं व्हाट आई मीन बाय शेयर्ड सर्विस अप्रोच. क्या करें? हाँ ठीक है. अच्छा, मेरा दोस्त ये कह रहा है कि सर आपने एक बात बताई थी दैट इन केस ऑफ divisional structure, all people will have their different production department, different accounts department, different R&D department, different sales department. हाँ बेटे बिल्कुल बताया था मैंने एग्जांपल दिया था एप्पल कंप्यूटर्स का, और मैंने कहा था लेट इट बी 4 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बी देयर. एक मैंने आईपैड का एग्जांपल दिया था, आईफोन का एग्जांपल दिया था, मैकबुक का एग्जांपल दिया था, और एक मैंने लैपटॉप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जांपल दिया था. नाउ दीज आर द 4 प्रोडक्ट्स. सो एप्पल कंप्यूटर्स ने सपोजिंगली 4 डिवीजन बना दी. आईफोन का एक सेपरेट डिवीजन बनाया, आईपैड का सेपरेट बनाया, मैकबुक का सेपरेट प्रिपेयर किया, लैपटॉप का अलग से बनाया. नाउ दिस आईफोन में उन्होंने दे हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, R&D डिपार्टमेंट. Similarly, iPad में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, R&D डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट. सिमिलरली इन मैकबुक. तो मैंने आपको बताया था देयर इज वन नेगेटिव ऑफ डिवीजन दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट हाउ टू एलोकेट दैट कॉमन कॉस्ट, हेड ऑफिस कॉस्ट. नाउ फ्रॉम देयर आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर्ड सर्विस अप्रोच. मैं वहां से बताऊंगा. पहले आप एक ये वाला मेरा आप जस्ट पहले एक ये फ्लो चार्ट देखिए. एप्पल कंप्यूटर्स के नीचे मैंने डायरेक्टर के नीचे जनरल मैनेजर, आईफोन, आईपैड, मैकबुक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लैपटॉप. आप सभी एक बार ये चार्ट को देखें. और बेटे मैंने इसमें डिपार्टमेंट्स रखे, प्रोडक्शन, अकाउंट्स, मार्केटिंग, सेल्स एटसेट्रा. प्रोडक्शन, अकाउंट्स, मार्केटिंग, R&D, प्रोडक्शन, अकाउंट्स, मार्केटिंग, R&D. If accounts department of iPad and accounts department of iPhone and accounts department of MacBook and accounts department of artificial intelligent laptops, अगर मैं सभी का accounts department एक कॉमन कर दूं,
It means accounts department will not be separate for each division. There is one common department. बेटे से cost save होगी, more specialization work will be there. अगर accounts department में same कर दूं तो ultimately iPhone, iPad, MacBook, सबका account work will be done in one particular center. And I appoint ACCA for that. मैंने एक ACCA अपॉइंट कर लिया उसके लिए, CS उसी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय कर दिया, एंड दे आर डूइंग अकाउंटिंग वर्क, दे आर पासिंग जर्नल एंट्रीज, दे आर पासिंग अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर ऑल द डिविजन्स. इट मीन्स वन डिपार्टमेंट services being shared by all other divisions. That is named as shared services. Okay, so आइए एक बार हम देखें कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूं shared services में. Let again we start with this shared service approach. It involves restructuring of certain services centralized into one specific part of organization. I repeat, it involves restructuring of certain services. जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, अकाउंट सर्विसेज को मैंने रीस्ट्रक्चर कर दिया, एंड आई हैव कन्वर्टेड इनटू सेंट्रलाइज्ड पार्ट. आप सब लिख रहे हैं, प्लीज लिखना है बेटे. हैंड रिटन स्लाइड्स लिखनी है, अभी मैं पीपीटी दिखाऊंगा, उसको नहीं लिखना, वो पीपीटी आपको वैसे सॉफ्टवेयर में मिलेंगी. इट इन्वॉल्व्स रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ सर्टेन सर्विसेज सेंट्रलाइज्ड इनटू वन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अ शेयर्ड सर्विस अप्रोच. एग्जाम्पल मैंने हिंद लीवर का लिया, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बेटे, कुछ भी हो सकता है. ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने हिंदुस्तान लीवर लिया तो आप भी वही लेंगे. I have just given you example of accounts. How an account work, in Apple computers can be shared by different departments. आइए हम थोड़ा सा एक बार और देख लें कि इसमें शेयर्ड सर्विस में मैं क्या कहना चाहता हूं आपको. शेयर्ड सर्विसेज, इट मीन्स there will be one common service, common center, and that will be shared by different departments, different divisions. That is named as shared service. Hope आपको समझ आ गया होगा बेटे. आज मैं अभी आपको रिवीजन के लिए लेके चल रहा हूं. आइए जी, आइए. हमने लास्ट लेक्चर में, लास्ट थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लेक्चर, आज फिफ्थ लेक्चर है बेटे. मैं थर्ड और फोर्थ लेक्चर एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, रिवाइज करूंगा बेटे. मैंने तो ऑलरेडी बता दिया है, और थर्ड लेक्चर के लास्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, वो भी आज ही रिपीट कर रहा हूँ. सो फर्स्ट पॉइंट इज, आई हैव गिवन यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स इन विच वी कैन हैव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था, ठीक है जी. उसके बाद फंक्शनल स्ट्रक्चर डिस्कस किया था. आप सब जो सामने बैठे हैं बेटे, हाँ या ना तो बोल दो, हाँ या ना तो बोल दो. हाँ बेटे ठीक है. और जो बच्चे दूर बैठे हैं बेटे, भले बोल नहीं सकते, आप हाथ तो ऊपर उठाकर बोलें. देन आई हैव डिस्कस डिविजनल स्ट्रक्चर एज पर अभी बताया मैकबुक. डिविजनल के बाद मैंने ये चिट आपको फोटो बना के दिखाई दी. देन वी हैव डिस्कस मैट्रिक्स, व्हेन देयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिविजन एंड फंक्शनल, उसको बोलते हैं बेटे मैट्रिक्स. आइए एक बार जस्ट क्वेश्चन करके देखें कि क्या मीनिंग है. फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1, consider the following statements. आराम से. Under functional structure, functional means when I have prepared an organizational structure on the basis of functions, production, marketing, R&D, etc. Under the functional structure, each department operates at a strategic business unit. बेटे क्या लगता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या एक यूनिट, एक डिपार्टमेंट एज अ स्ट्रेटेजिक यूनिट वर्क करता है? नो, दे ऑल आर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दे वर्क विद टुगेदर. इट मीन्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल ओनली डू द वर्क ऑफ प्रोडक्शन, accounts department will only do the work of accounts, R&D will only do the work of R&D. It means they are not, they are not working as a separate strategic business level. ठीक है, okay. Now you have to say which of the statement is correct. Now first statement, that in functional organizational structure, whether they work at strategic unit, no. So this is false. Okay, so we have to firstly read for second also, then I have to, in totality I have to tell me.
ओके बेटे पहले दूसरी स्टेटमेंट भी पढ़नी पड़ेगी, फिर हम बताएंगे कि दोनों ठीक हैं या दोनों गलत हैं या एक ठीक है एक गलत है। भी देख लेते हैं। द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर विल एनेबल रैपिड डिसीजंस मेकिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। बेटे मैट्रिक्स क्या होता है? बेटे मैट्रिक्स इज द मिक्सचर ऑफ फंक्शनल एंड मैट्रिक्स इज द मिक्सचर ऑफ फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर, दोनों का मिक्सचर है, आपको मैंने बताया था। और इसमें दैट मैनेजर दैट प्रोडक्शन पीपल हैज टू रिपोर्ट टू द प्रोडक्ट मैनेजर एज वेल एज टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और इसमें डिसीजंस काफी डिलेड हो जाती हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर विल एनेबल रैपिड डिसीजंस। नो, डिसीजंस आर बीइंग डिलेड। इट मीन स्टेटमेंट पहली भी और दूसरी भी गलती है। ठीक है जी। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? ओके, बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, सो बी। So both the statements are false. Neither, it means D is the answer. बेटे ना तो पहली स्टेटमेंट ठीक है ना दूसरी स्टेटमेंट ठीक है, hence D is the answer. तो मैं आ गया जी सेकेंड एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल 2, BAC is a large company that operates in country G. ठीक है, it manufactures several different products. एक कंपनी है जो बड़ी लार्ज अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है एंड एक्सट्रीमली स्पेशलाइज्ड। ओके, एंड द लास्ट सेवरल ईयर्स with each of its products producing a roughly equal amount of overall revenue. It means वो एक ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं जो बड़े कॉम्प्लेक्स हैं and they all products have good share in the revenue. Which structure is most likely? बेटा आप ये बताइए, when there are more than 2-3 products and all the products are important and all the products are complex, तो कौन सा स्ट्रक्चर बेस्ट होगा? आप मेरे को सोच के बताएं विच स्ट्रक्चर इज बेस्ट। वेदर जोग्राफिकल विल बी बेस्ट, वेदर डिविजनल विल बी बेस्ट, फंक्शनल विल बी बेस्ट और एंटरप्रेन्योरल विल बी बेस्ट। बेटा जोग्राफिकल तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी जोग्राफी में हैं। यहाँ पर जोग्राफी इज नॉट इंपॉर्टेंट बट प्रोडक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो डिविजनल प्रोडक्ट बाइफिकेशन अगर हो जाता है एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज देयर, दैट इज अ वेरी बेस्ट एग्जाम्पल। तो बेटे बी, ऑप्शन बी जो डिविजनल है, दैट इज द करेक्ट आंसर। देन वी हैव डिस्कस बाउंड्रीलेस स्ट्रक्चर। बाउंड्रीलेस में मैंने वर्चुअल आपको बताया, हॉलो बताया और डिफरेंट बताया, एग्जाम्पल भी दिए, Amazon एटसेट्रा। एंड देन वी इन द लास्ट लेक्चर वी स्टार्टेड विद स्केलर चेन, स्पैन ऑफ कंट्रोल, टॉल एंड फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन। बेटे टॉल एंड फ्लैट किया, स्पैन ऑफ कंट्रोल किया, स्केलर चेन किया। जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। इन अ स्मॉल कंपनी there is usually a divorce of ownership and control. बेटे एक छोटी सी कंपनी में कंट्रोल और मैनेजमेंट क्या अलग अलग होती है? नहीं, मैंने आपको एग्जांपल दिया था भूपेश आनंद क्लासेस का कि दैट इफ आई एम स्टार्टिंग विद दिस, आई हैव एम्प्लॉइज, तो मैं ही कंट्रोल कर रहा हूं और मैं ही डायरेक्ट कर रहा हूं। तो इन स्मॉल कंपनीज जनरली देयर इज नॉट अ डिफरेंस, वाइडर डिफरेंस बिटवीन दिस, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, आइए जी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द स्केलर चेन रिलेट्स टू नंबर ऑफ पीपल ओवर whom a manager has authority. स्केलर चेन ये नहीं कहती बेटा, स्केलर चेन है द लेंथ ऑफ द हायरार्की ऑफ दैट अथॉरिटी, रादर स्पैन ऑफ कंट्रोल इज दैट कि जो उसके नीचे होते हैं। सो स्टेटमेंट नंबर 1 is not correct. Okay, a business with highly skilled monitored members of staff will tend to have wider span of control than a business with demotivated employees. Very right. बेटे मैंने आपको बताया था दैट स्पैन ऑफ कंट्रोल डिपेंड्स अपॉन 2-3 फैक्टर्स कि हाउ मेनी विच टाइप ऑफ एम्प्लॉइज आर देयर, विच टाइप ऑफ वर्क इज देयर। अगर रेपिटेटिव वर्क है तो देयर कैन बी ह्यूज वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल। इफ द एम्प्लॉइज आर स्किल्ड एंड मोटिवेटेड देन वी कैन हैव अ वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल, क्योंकि बताना नहीं पड़ेगा ना। दिस इज वेरी लॉजिकल, आपको रट्टा नहीं मारना। आप ये बताइए कि अगर मेरे नीचे मोटिवेटेड स्टाफ है और नीचे अगर स्किल्ड वर्कर्स हैं एंड दैट वर्क इज रेपिटेटिव, तो मुझे अगेन आई हैव टू नॉट टेल देम अगेन एंड अगेन कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। इट मीन्स आई कैन हैव ह्यूज
span of control. It means B statement is correct. And which of the following is correct? It means B is correct. So I can, B is the answer. Okay. Question number 4. फिर हमने offshoring किया, shared service approach किया. Just have a look. Offshoring in a managerial structure. How many levels of management is likely to have a narrow or wide span of control at each level of management? I repeat, if a managerial structure has many levels of management, बड़े सारे levels है, जैसे मैंने example दिया था, मुकेश अंबानी, general manager, assistant general manager, production manager, this, then will have a narrow or a wide span of control. बेटे narrow होगा ना, क्योंकि इतने सारे लोग हैं. Longer the scalar chain, less will be the span of control. I have given you the example of rainfall and umbrella. They are directly related. फिर मैंने example दिया था rainfall and sunscreen lotion. They are not directly related. So narrow is the answer. So like this, we have covered today's lecture number 5 and I have covered learning objective number B. बेटे अब 3-4 learning objectives रह गए और बहुत छोटे छोटे से हैं. Major part मैंने आपको explain कर दिया है. Hope you are enjoying it. Be happy, be jolly, be cheerful. Be happy, be jolly, be cheerful.